काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए वहीं पे एलिफेंटा केव्स में जो राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाई थी, वहां पे भगवान शिव की एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, यानी एक जो आधा हिस्सा दिखाता है मेल और आधा हिस्सा दिखाता है फीमेल। तो ये याद रखिएगा, यूपीएससी इंडायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है, अर्धनारीश्वर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो एलिफेंटा केव्स में पाया जाता है ये जो मूर्ति है, और राष्ट्रकूटा रूलर्स ने इसे बनवाया था। इसके अलावा देखिए जो एलोरा जो केव्स हैं वहां पे भी काफी तरह के जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाए थे। उसके अलावा देखिए आता है होयसाला आर्ट। होयसाला आर्ट में देखिए सबसे पहले दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए ये होयसाला एम्पायर ने बनवाया था, 11वीं और 14वीं सेंचुरी के आसपास इसे बनवाया गया था। काफी तरह के बड़े बड़े और छोटे टेंपल्स हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर में। एक सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊं तो इसको कहते हैं देखिए स्टार स्टीलेट प्लान। ये स्टीलेट प्लान क्या होता है ये याद रखिएगा। देखिए इसमें स्टार की फॉर्म में श्राइन्स मिलती हैं। देखिए जैसे ऐसे हैं, स्टार है, ये ऐसे बना दे और ऐसे मान लीजिए स्टार है, स्टार की फॉर्म में श्राइन्स मिलती है। एक श्राइन यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सेंटर में एक श्राइन होगी। जैसे हमने एक आर्किटेक्चर आपको याद होगा डिस्कस किया था, पंचयतना टेम्पल। पंचयतना में तो सिर्फ ऐसा था, चार आसपास और बीच में एक, पंचयतना हो गया। तो ये आर्किटेक्चर है, ये स्टार की फॉर्म में है, स्टार की फॉर्म में श्राइन्स मिलते हैं। तो यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम में ऐसा पूछ सकती है जो स्टीलेट यानी स्टार की फॉर्म में श्राइन्स कौन सी आर्ट में मिलते हैं, तो याद रखिएगा होयसाला आर्किटेक्चर में मिलते हैं। और इनका सबसे फेमस जो टेम्पल है वो है चेनेकेश्वर टेम्पल, और पिलर्स जो है वो मेन अट्रैक्शन है इस टेंपल के आर्किटेक्चर में। तो बस यही बातें आप याद रखना सफिशिएंट है, इसी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए दो जो है, इसके बाद में वैसे आर्किटेक्चर आता है इंडो इस्लामिक। जो एंशिएंट आर्किटेक्चर थे वो हमारे पूरे हो गए, अब आते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो दो आर्किटेक्चर इसमें पाए जाते हैं। एक आर्किटेक्चर को आप कह सकते हैं ट्राबीट और दूसरे को एक्रूएट। यहां पे देखिए एक्रूएट। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है ट्राबीट में और एक्रूएट में? देखिए जो ट्राबीट में जो आर्किटेक्चर होता है वो लिंटल फॉर्म में होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल बीम्स की फॉर्म में ऐसे, और जो आर्क्यूएट फॉर्म में होता है वो ऐसे होता है। देखिए मान लीजिए एक ऐसे, और जो यहां से शुरुआत हो गई थी ऐसे ऐसे करके, मतलब ये देखिए ऐसे करके जो आर्किटेक्चर बनने गए थे, इसमें तो सिर्फ देखिए हॉरिजॉन्टल बीम्स की फॉर्म में होता है। इसमें बीम्स प्लस में थोड़े डोम शेप में धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई थी इस प्रकार से। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे शिखर होता है। शिखर मतलब ऐसे देखिए स्ट्रक्चर जो ऊपर होता है मस्जिद वगैरह का वो ऐसे होता है, और यहाँ पे होता है डोम शेप में होता है, हेमिस्फीरिकल फॉर्म में, समझ गए, इस तरह से होता है। और इसमें जो मीनार्स होते हैं वो नहीं होते। यानी देखिए अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जब मुस्लिम रूलर्स आए थे, जो एक प्रकार से टर्की से जो हमारे आए थे मुस्लिम सल्तनत जिन्होंने राज किया था यहाँ पे 1200 के आसपास में, जो वो सब लोधी और बाकी जो स्लेव्स डायनेस्टी थी वो सब थी, वो हम मेडिवल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए उससे पहले जो हमारे थे जो आर्किटेक्चर थे वो ट्राबीट थे, और जो मुस्लिम रूलर्स आए थे 1200 ईस्वी के बाद में, जो स्लेव डायनेस्टी या फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी और वो सारी डायनेस्टी थी, बाद में ही आ गया था एक्रूएट आर्किटेक्चर। तो देखिए पहले तो मीनार्स नहीं होते थे, लेकिन बाद में मीनार्स भी आ गए थे, और स्टोन्स थे वो एब्सेंट थे। ट्राबीट में स्टोन्स मतलब स्टोन से ही मेनली आर्किटेक्चर होता था। यहाँ पे स्टोन्स तो थे ही, उसके अलावा ब्रिक्स, लाइम यानी ईंटें वगैरह, सीमेंट, मोटार, वो सब चीजें भी यूज होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा क्या डिफरेंस है ट्राबीट और एक्रूएट आर्किटेक्चर में। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, ये ट्राबीट जो आर्किटेक्चर है वो लिंटल फॉर्म में है, बस बीम्स है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे डोम शेप में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आ जाता है। तो ये डिफरेंसेस थे, ये याद रखना। अगर देखिए जनरल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे जो इस्लामिस्ट आर्किटेक्चर है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखिए आपको ये बात याद रखनी होगी, इस्लामिस्ट आर्किटेक्चर को जब भी हम डिस्कस करें तो ह्यूमन फॉर्म्स को नहीं दिखाया जाता। जब भी कोई मान लीजिए मस्जिद या जब भी कोई जो स्ट्रक्चर्स बनवाई मुस्लिम रूलर्स ने, वहां पे किसी ह्यूमन बीइंग की आकृति आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेचर की आकृति मिलेगी, डेकोरेशन देखने को मिलेगी, फूलों की डेकोरेशन मिलेगी और काफी तरह की आकृतियां मिलेगी, लेकिन ह्यूमन बीइंग की आकृतियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस्लाम में यह चीज प्रतिबंधित है। मोटार का यूज होता था, काफी ब्रिक्स, ईंटे वगैरह का यूज होता था, सीमेंट का यूज होता था, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी। इसके अलावा देखिए डोम, मीनार और ये सब चीजें हमने डिस्कस करी अभी अभी। लेकिन तीन चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक तो देखिए अरबास्क्यू मेथड, ये क्या है? ये देखिए ये है डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता था, और ये है अरबास्क्यू मेथड। ये देखिए डेकोरेशन में क्या होता था, जो पंखड़ियां हैं वो एक से एक निकलती हैं। मान लीजिए ये निकली, फिर इसके बाद एक और उसकी निकलती गई आगे आगे, और कई बार देखिए वापस आके वो ऐसे शेप ले लेती हैं, समझ गए, ऐसे ऐसे करके। यानी बस कुछ नहीं, पत्तियों को इस तरह से अरेंज किया गया है। ये देखिए जैसे ये पंखड़ियां जा रही हैं, उससे एक से एक निकलती जा रही है आगे, और कुछ है मुड़ के दोबारा वहीं इस तरह से मुड़ जाती है और एक शेप आ जाती है। डेकोरेशन इसको होता है। तो काइंड ऑफ कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि जो अरबास्क्यू मेथड है कौन से आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है। किस लिए यूज होता है? पेंटिंग के लिए यूज होता है, डेकोरेशन के लिए ये यूज होता है। इसके अलावा देखिए एक और जो है वो फेमस है, वो ये है पिटराडूरा।
यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो आपने देखा होगा, अगर मुस्लिम स्ट्रक्चर्स ताजमहल वगैरह आपने देखा होगा तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वहां पे क्या होता है, जो डेकोरेशन होती है यानी पत्थरों के अंदर में रंग भर दिया जाता है, तो इस चीज को कहते हैं पिटरा डूरा आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए पिटरा डूरा। तो उसके बाद में देखिए बस यूं ही पूछेगी यूपीएससी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगी कि पिटरा डूरा क्या आर्किटेक्चर है, इस्लामिक में आर्किटेक्चर में यूज होता है और पत्थरों में कलर फिल करने के लिए यूज होता है, डेकोरेशन के लिए, इसे सजावट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए कई बार चार बाग स्टाइल पूछ लेती है यूपीएससी। चार बाग स्टाइल क्या होता है? चार बाग स्टाइल देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए जो ताजमहल या फिर जो मकबरे बनवाए थे मुस्लिम रूलर्स ने, वो ये था देखिए चार बाग होते थे कि मेन स्ट्रक्चर के आर पार चार बाग होंगे, मतलब चार तरह के गार्डन्स होंगे। मान लीजिए ये मेन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन। या फिर दूसरी तरह का जो आर्किटेक्चर वो यूं होता था, यहाँ पे एक कोने में मेन जो है वो जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है ताजमहल या जो भी है, और उसके आसपास सारा गार्डन। तो दो तरह के जो ये डिजाइन थे वो फेमस थे, चार बाग स्टाइल और जो ये थे मेन एक कोने में एक आर्किटेक्चर और बाद में पूरे कोने में बाग, ये बाग सारा बाग है। तो ये दोनों चीजें फेमस थी और शाहजहां के टाइम में ये चार बाग स्टाइल था। और उसके अलावा देखिए काफी और भी तरह की चीजें हैं। फोर साइटिंग टेक्निक, मतलब एक ऐसी टेक्निक उनके पास में थी ताकि जो दूर की चीज थी वो पास दिखाई देती थी। और इसके अलावा देखिए जाली वर्क काफी ज्यादा यूज होता था इस्लामिक आर्किटेक्चर में, जाली वर्क, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अभी काफी कुछ है इसमें, लेकिन वो अब तब समझ में आएगा जब मेडिवल आपने पढ़ी होगी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद में देखिए हम आर्ट एंड कल्चर के बाद में मेडिवल डिस्कस करेंगे, तब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं, तब हम पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी बिल्डिंग्स किसने बनवाई थी, बाबर ने क्या बनवाया था, मुगल्स ने क्या बनवाया था, या उससे पहले जो सल्तनत आई थी, दिल्ली की 5 सल्तनत आई थी, तुगलुक्स आए थे और जो बाकी जो स्लेव्स आए थे, ऐबक आए थे, वो सारी चीजें उन्होंने क्या बनवाया था। ये सारी जो चीजें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब कौन क्या, पहले कौन आया, बाद में कौन आया और उन्होंने क्या क्या बनवाया, कैसे युद्ध में हुआ, वो सब देखिए टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा अभी एक चीज और भी छूट गई है, एक चीज वो छूटी है हमारी 3 तरह की गंधारा आर्ट, और जो 3 तरह की जो आर्ट है गंधारा, अमरावती, और आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग्स। देखिए अगर पेंटिंग्स की बात करें तो प्री हिस्टोरिक इरा में भी पेंटिंग्स के सबूत हमें मिले हैं, उस समय भी प्री हिस्टोरिक इरा में भी पेंटिंग्स होती थी। और सबूत मिले हैं 3 केव से। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केव है वो है भीमबेटका केव्स। जो भीमबेटका केव्स है ये भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मिर्जापुर केव्स हैं, मिर्जापुर केव्स हैं यूपी के अंदर में, और पंचमढ़ी केव्स हैं, ये भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर में। इन तीनों केव्स से प्री हिस्टोरिक इरा की पेंटिंग से हमें सबूत मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह की पेंटिंग्स होती थी प्री हिस्टोरिक इरा में। तो देखिए इस तरह की पेंटिंग्स होती थी। ह्यूमन बींग्स को लाइन्स की सहायता से दर्शाया जाता था। मान लीजिए इस तरह से कोई आकृति है, ये बना दिया, फिर ऐसे करके, यानी लाइंस की सहायता से ह्यूमन बीइंग को दर्शाया जाता था। इसके अलावा मैमल्स को भी लाइंस की सहायता से दर्शाया जाता था, और काफी तरह के एनिमल्स को जैसे टाइगर, बिसोन, एलिफेंट्स, उनको दिखाया जाता था पेंटिंग्स में। डेली यूज की चीजों को दिखाया जाता था पेंटिंग्स में, जैसे खाना इकट्ठा करना, हंटिंग करना, वो सब चीजें दिखाई जाती थी। और इसके बाद में जो सबूत मिले हैं वो मिले हैं देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जबकि देखिए जो प्री हिस्टोरिक इरा में पेंटिंग्स होती थी वो तो एक प्रकार से केव पेंटिंग्स होती थी, यानी जो पत्थर होते थे उसको खुरच के नेचुरल कलर्स उसमें फिल कर दिए जाते थे। और कलर कहां से लाते थे? कलर लाते थे देखिए नेचुरल जो मिनरल्स होते थे वहां से, जैसे मैंगनीज वगैरह या हेमेटाइट वगैरह, यहां से कलर्स एक्सट्रैक्ट करते थे और चट्टान को खुरच के उसमें फिल कर दिया जाता था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पेंटिंग के सबूत मिले हैं वहां पे पोट्री के पेंटिंग से सबूत मिले हैं मेनली, यानी हमने डिस्कस किया था किस प्रकार घड़े यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके ऊपर में पेंटिंग कर दी जाती थी। उसके अलावा देखिए डिटेल में डिस्कस करें प्री हिस्टोरिक इरा को तो 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपर पैलियोलिथिक, और दूसरा है मेसोलिथिक, और तीसरा है कैल्कोलिथिक। समझ गए? वैसे यूपीएससी पूछेगी नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फर्क था। देखिए अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो जो कलर्स यूज होते थे व्हाइट, डार्क रेड, ग्रीन, और ये सब कलर्स यूज होते थे, डार्क रेड और ग्रीन। उसके अलावा देखिए जो एनिमल्स यूज होते थे वो ये सारे एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, राइनो, टाइगर, ये सब एनिमल्स यूज होते थे। और उसके बाद में देखिए मेसोलिथिक में क्या चेंज आया? मेसोलिथिक में जो चेंज ये आया कि लाल कलर सबसे ज्यादा यूज होने लगा। पहले तो जनरली अपर पैलियोलिथिक में तो सारे कलर से इक्वली यूज होते थे, लेकिन मेसोलिथिक में रेड कलर का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया, पेंटिंग छोटी हो गई। समझ गए? पेंटिंग छोटी हो गई, रेड कलर का यूज बढ़ गया। और पहले तो देखिए सिर्फ एनिमल्स को दर्शाया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब काफी ज्यादा चीजों को दिखाया जाने लगा, जैसे गैदरिंग, हंटिंग, किस प्रकार से शिकार कर रहे हैं, वो सब चीजें भी दिखाई जाने लगी, राइडिंग सीन्स। और उसके बाद में कैल्कोलिथिक में क्या चेंज आया? कैल्कोलिथिक में देखिए ग्रीन और येलो कलर्स ज्यादा यूज हुआ, ग्रीन एंड येलो। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, मैन राइडिंग हॉर्सेज, उन सब चीजों को दिखाया गया। तो काइंड ऑफ क्वेश्चन तो नहीं बनता इस पे, फिर भी हमने देख लिया अगर आए तो किन किन फेजेस में ऐसे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर में।
उसके बाद में देखिए दो तरह की पेंटिंग्स आती है, एक आती है मूरल पेंटिंग्स और दूसरी आती है मिनिएचर पेंटिंग्स। ये है मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग्स देखिए काइंड ऑफ दीवार पे जो पेंटिंग की जाती थी, आमतौर पे उस पेंटिंग को मूरल पेंटिंग्स कहा जाता था। बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पे इस पेंटिंग को किया जाता था, डिटेल्स भी काफी ज्यादा होती थी। और तीनों धर्मों के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए और हिंदुज्म के लिए। याद रखिएगा क्वेश्चन आए तो। और कहाँ इसके सबूत मिलते हैं हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा, अजंता केव्स में सॉरी एलोरा केव्स में, बाग केव्स में, लिपाक्सी जो पेंटिंग्स हैं विजयनगर द्वारा जो बनाया गया था, लिपाक्सी टेंपल आपको याद होगा, शीतल वसल पेंटिंग्स। तो ये याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी इंडायरेक्टली पूछ लेती है कि अजंता जो केव्स है, अजंता गुफाओं में कौन सी तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं, तो मूरल पेंटिंग्स मिलती हैं। एलोरा में भी मूरल पेंटिंग्स, बाग केव्स, लिपाक्सी जो टेंपल है वहां पे मूरल पेंटिंग मिलती है, और शीतल वसल वहां पे भी मूरल पेंटिंग्स मिलती है। तो याद रखिएगा कौन सी होती है मूरल पेंटिंग्स, बड़े स्तर पर यानी दीवार पे जो बड़े लेवल पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उन पेंटिंग्स को मूरल पेंटिंग्स हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स। देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब यह नहीं कि ये छोटी होती हैं। मिनिएचर जो वर्ड लिया गया है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है रेड लेड, यानी जो एक तरह से जो इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है वहां पे इसका यूज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स। और डिटेल्स इसमें भी काफी ज्यादा होती है। इसे आमतौर पे देखिए या तो पेपर पे बनाया जाता है, किसी कागज पे, किसी पत्ते पे बनाया जाता है, इवन ग्लास पे भी यानी शीशे पे भी इसे बनाया जा सकता है, कपड़े पे इसे बनाया जा सकता है। डिटेल्स इसमें भी काफी ज्यादा होती हैं और लेकिन छोटी होती हैं आमतौर पे। दो तीन रूल है इस पेंटिंग के। कौन कौन से रूल हैं? देखिए जो ह्यूमन आकृति है वो 1/6 जितनी है, मान लीजिए कोई किसी पर्सन की जो लेंथ है यानी हाइट जो है वो 6 मीटर है, तो 1/6 से ज्यादा नहीं दर्शाया जा सकता मिनिएचर पेंटिंग्स में उस बंदे को जिसकी हाइट है 6 मीटर, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर में उसको दिखाया जा सकता है। यानी जिसकी जितने रियल आकृति है उसका 1/6 सिर्फ दिखाया जा सकता है इस मिनिएचर पेंटिंग के अंदर में। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ये है पाला स्कूल हम आगे डिस्कस करेंगे। पाला स्कूल, दूसरा है मुगल स्कूल, मुगलों ने जो पेंटिंग बनवाई थी वो भी यही बनाई थी। रागमाला पेंटिंग्स, किशनगढ़ पेंटिंग्स जो एक रीजनल पेंटिंग्स हैं, तो यहाँ पे ये सबूत मिलते हैं। तो अब देखिए ये एग्जांपल्स आप बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मुरल पेंटिंग्स के जो एग्जांपल हैं वो थे अजंता, एलोरा और जो बाकी जो हमने अभी डिस्कस किया शीतल वसल, बाग केव्स। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो रागमाला है, पाला है, मुगल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के। अब देखिए पेंटिंग्स की बात करें तो जो वत्सयन जिन्होंने कामासूत्र को लिखा था, अपने 64 फाइन आर्ट्स में पेंटिंग को वो एक फाइन आर्ट के तौर पे बताते हैं। और 6 लिम्स क्या है पेंटिंग्स के वो जिक्र करते हैं इसमें। कौन कौन से 6 लिम्स हैं? देखिए पहला जो है रूप भेदा में देखिए फेशियल फीचर्स यानी जो फेस के फीचर्स या एक्सप्रेशन किस प्रकार से हैं उस पर बल दिया जाता है, उसकी नॉलेज पे बल दिया जाता है, भाव पे बल दिया जाता है रूप भेदा में। दूसरा जो लिम्ब है वो है परमाणा तो देखिए नाम से ही पता लग जाता है, प्रमाण मतलब मेजरमेंट से इसका मतलब है कि जो भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी मेजरमेंट कितनी होगी पेंटिंग के अंदर में। तीसरा है भावा में फीलिंग्स पे जोर दिया जाता है किस प्रकार से, यानी काइंड ऑफ फर्स्ट से मिलता जुलता है एक्सप्रेशन और फीलिंग्स भावा में। चौथा जो है लावण्य योजनाम, इसमें देखिए ग्रेस पोज यानी जो आर्टिस्टिक अप्रोच कैसी है, जो बंदा पेंटिंग बना रहा है उसकी अप्रोच कैसी है पेंटिंग की तरफ में, उन सब चीजों में बल दिया जाता है। पांचवा नंबर है पता नहीं क्या है ये, एक सेकेंड, सडरीश्याम। इसमें देखिए सिमिलरिटीज पे फोकस किया जाता है, जैसे कि रियल और क्रिएशन में कितना डिफरेंस है, मतलब जो पेंटिंग बनाई जा रही है और जो एक्चुअल में जो आकृति है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। और लास्ट है वर्णी का भंगा, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो ब्रश वगैरह जिसे पेंटिंग करते हैं उसमें किस प्रकार से एक प्रकार से ब्रश कैसा होगा, कैसी उसकी शेप होगी और कैसे कलर्स को यूज किया जाएगा, वो सब बातों पे फोकस किया जाता है 6 नंबर पॉइंट में। तो ये सारे हैं, आपको याद रखना है। अगर इनमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो बस एक बार देख लीजिएगा, वहां पे ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। आगे देखिए जो पेंटिंग आती है वो अजंता पेंटिंग्स आती है। अजंता पेंटिंग्स जब हमने अजंता गुफाओं को डिस्कस किया था, गुप्ता इरा जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था। देखिए फ्रेस्को पेंटिंग्स इसमें होती थी। फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको याद होगा कौन सी फ्रेस्को पेंटिंग्स होती हैं, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जब क्ले और काउडंग यानी जो मिट्टी और गाय का जो गोबर होता है उनको राइस हस्क में मिलाते हैं और चट्टान पे यानी जो स्टोन होता है उस पे इस तरह का जो लेप होता है वो पोत दिया जाता है। उसके बाद में वेट प्लास्टर भी लगाया जाता है और वेट प्लास्टर को तब तक एक प्रकार से रखा जाता है दीवार पे जब तक कि वो सूख ना जाए, और उसके बाद में जो नेचुरल कलर्स हैं उनको लगाया जाता है। इस तरह की पेंटिंग को कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स। और जो देखिए अजंता पेंटिंग्स में हमने काफी तरह की पेंटिंग्स को डिस्कस किया था, जैसे डाइंग प्रिंसेस या फिर जातका स्टोरीज थे बुद्धिज्म के पिछले जन्म की, वो सब चीजों को दर्शाया गया है अजंता पेंटिंग्स में। इसके अलावा जो नॉर्मल फीचर्स वो ये है कि जो हाथ से काफी ज्यादा इमोशंस को दर्शाया जाता है। फीमेल का जो हेयर स्टाइल है वो सबका अलग अलग है। इवन जो एनिमल्स हैं उनमें भी एक प्रकार से इमोशंस को दर्शाया जाता है। कुछ ये फीचर्स हैं जो आप एक प्रकार से लिख सकते हो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस यहाँ पे प्रीलिम है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए आता है बाग पेंटिंग्स तो सेम अजंता की तरह कुछ भी नया नहीं है इसमें। और उसके बाद में देखिए शीतल वसल पेंटिंग्स काफी फेमस आती हैं। शीतल वसल पेंटिंग्स कहाँ पे हैं, ये देखिए तंजौर में है, तमिलनाडु में।
तंजौर में तमिलनाडु में है सीतन वसल पेंटिंग्स। और किसने बनवाई थी? ये पलवाज ने मेनली बनवाई थी। पलवाज आपको याद होगा कौन कौन थे पलवाज में? महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन और राजसिम्हा, ये सब थे पलवाज के जो रूलर्स थे। सो सीतन वसल पेंटिंग्स थी, ये बनवाई थी पलवाज ने। और ये बिल्कुल जो टेक्निक यूज है वो बिल्कुल बाग और अजंता की तरह है इसमें, यानी बाग केव्स और अजंता केव्स में जो टेक्निक यूज हुई थी पेंटिंग्स के लिए वही यूज हुई है सीतन वसल पेंटिंग्स में। और मेन जो बात ये है कि देखिए ये काफी फाइन डिटेल्स भी इसमें होती हैं, लेकिन इस पिक्चर में नहीं है, लेकिन जो दूसरे इसके टाइप से पेंटिंग्स थी वहां पे फाइन डिटेल्स भी होती हैं। तो आगे जो पेंटिंग्स हैं वो है एलोरा पेंटिंग्स। यहाँ पे देखिए अगर एलोरा पेंटिंग्स की बात करें तो सभी धर्मों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलता है, यानी हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, सभी धर्मों की पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं और काफी तरह की डिटेल्स मिलती हैं जो हमारी रामायण या महाभारत के जो वहाँ पे जो मिथ्स हैं या एपिक्स हैं, जो भी इनकी स्टोरीज हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। इवन इसके अलावा जो फूल वगैरह, एनिमल्स, बैटल सीन्स, युद्ध के सीन्स और लोटस टेम्पल, लोटस पोंड, शिवा, नटराजा, ये सब चीजें देखने को मिलती है एलोरा पेंटिंग्स में, तो याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए जो पेंटिंग्स आती हैं वो है लिपाक्सी पेंटिंग्स। लिपाक्सी पेंटिंग्स आपको याद होगा विजयनगर एम्पायर द्वारा लिपाक्सी टेंपल बनवाया गया था। सेकुलर टेंपल वो था वहां पे, जैसे लोटस टेंपल का हमने जिक्र किया था, मतलब जो लिपाक्सी टेंपल ये नहीं था, लेकिन विजयनगर जो आर्ट थी वो काफी हद तक सेकुलर थी, कुछ हद तक। मतलब कुछ एक चीज जैसे विरूपक्ष टेंपल थी वो हिंदुइज्म से रिलेटेड थे, लेकिन कुछ एक उनके जो उन्होंने टेंपल्स बनवाए थे वो सेकुलर भी थे। जी हाँ, जानकर आश्चर्य होगा कि टेंपल और सेकुलर कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सच था। अब देखिए लिपाक्सी जो पेंटिंग्स है वो भी सेकुलर देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी थीम है, कुछ भी धर्म नहीं है इसमें। और इसमें देखिए प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनसे बाकी सारे कलर्स का निर्माण किया जा सकता है। तो प्राइमरी कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन और येलो। नहीं येलो नहीं, रेड है ना, हाँ। तो ये देखिए इन तीनों से बाकी कलर्स का निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिपाक्सी पेंटिंग्स जब हुई थी तो पेंटिंग्स की गिरावट स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, यानी जो पेंटिंग्स थी वो अच्छे लेवल की नहीं थी। और बाकी तो यही है, क्वेश्चन तो यहीं पे बन सकता है। आगे कौन सी पेंटिंग्स आती हैं? आगे पेंटिंग्स आती है देखिए पाला स्कूल की। पाला स्कूल की पेंटिंग की अगर बात करें तो देखिए मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हैं, हमने डिस्कस किया था। मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हैं, पत्तों पे या किताब में इसका यूज होता था। और आमतौर पे देखिए बुद्धिस्ट थीम ज्यादा होती थी पाला स्कूल में। तो याद रखिएगा बुद्धिस्ट थीम ज्यादा होती है पाला स्कूल में। देखिए नेचर के नाम पे सिर्फ एक नारियल का पेड़ दिखा देते थे या फिर जो केले का पेड़ है वो दिखा देते थे, और बहुत ज्यादा पर्सन्स नहीं होते थे पेंटिंग्स में, बस एक या दो। आमतौर पे सुनसान पेंटिंग्स भी कहते थे, मतलब सुनसान जगह पे बना, मतलब कुछ इस तरह के आइसोलेशन टाइप की चीजें ज्यादा होती थी। और जैसे लोनली फिगर्स, पूरे एक प्रकार से पेंटिंग में अकेली ह्यूमन फिगर हो। देखिए इस तरह की चीजों को ना आप इमेजिन करके याद कर सकते हैं। देखिए अगर पाला स्कूल की बात करें तो देखिए मान लीजिए बुद्धा की पेंटिंग हम बना देते हैं और सिर्फ एक नारियल का पेड़ बना दिया और अकेला सिर्फ एक बुद्धा है पूरी पेंटिंग में। इसके अलावा पत्ते पे ये पेंटिंग बनी हुई है। तो काइंड ऑफ ये 3-4 चीजें अगर हम मन में सोच लें तो हमें पाला स्कूल के सारी फीचर्स याद आ जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो याद करना हो तो आमतौर पे क्वेश्चन कई बार मेंस में इस तरह का आता है कि इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के फीचर किस प्रकार से थे। तो आप इस फिगर को एज्यूम कर लो। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के फीचर इस तरह के थे, जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी, जो नाक थी वो नोकीली थी, इसके अलावा स्किन का कलर ब्राउन था लेकिन कृष्णा को ब्लू कलर में दिखाया जाता था। जो बाल थे वो लंबे लंबे थे और जो वेस्ट थी यानी फीमेल्स की वेस्ट को काफी स्लिम दिखाया जाता था। इवन जो मेल होते थे उनको टर्बन यानी पगड़ी के साथ दिखाया जाता था। तो इस तरह से कुछ फिगर, ये तो कुछ अजीबोगरीब बन गया, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से कुछ फीचर्स, कोई फिगर बना के आप एज्यूम करोगे तो सारे फीचर्स आपको याद हो जाएंगे। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आती है मुगल पेंटिंग्स। मुगल पेंटिंग्स की बात करें तो देखिए कलर्स थे वो काफी अच्छे यूज होते थे, कलर्स का यूज काफी ब्रिलियंट था और लाइन ड्राइंग में एक्यूरेसी काफी ज्यादा थी। ये देखिए कितने बढ़िया ढंग से लाइन बनाई गई है। तो मुगल टाइम्स में जो लाइंस वगैरह की जो एक्यूरेसी थी वो बहुत अच्छी थी। काफी तरह की थीम्स का यूज होता था लेकिन रिलीजियस थीम्स का यूज नहीं होता था, तो याद रखिएगा। और उसके अलावा ऑर्नामेंटेशन यानी गहनों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये बिल्कुल फीचर सारे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगी इस पे। और एक देखिए ज्यादातर जो पेंटिंग्स होती थी वो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी और जैसे आपको याद भी होगा काफी तरह की बुक लिखी गई थी, जैसे तूतीनामा, तोतानामा, इस तरह की जो बुक काफी लिखी गई थी वो किताबों में इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती थी, इसलिए मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज काफी ज्यादा था। इसके अलावा फोर साइटिंग टेक्निक भी होती थी। फोर साइटिंग टेक्निक कौन सी होती है? देखिए फोर साइटिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से ड्रा किया जाता है कि वो काफी नजदीक दिखते हैं और काफी छोटे दिखते हैं। तो नजदीक यानी नियर और काफी स्मॉल जब ऑब्जेक्ट्स दिखें तो उस टेक्निक को कहा जाता है फोर साइटिंग टेक्निक। अब देखिए टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो किस प्रकार से मुगल टाइम में पेंटिंग्स ने शेप लिया। सबसे पहले देखिए बाबर आए थे। अब देखिए बाबर ने तो ज्यादा समय तक रूल किया नहीं, बाबर तो रहे थे 1526 से 1530 तक रहे थे सिर्फ। दो पर्सिया यानी ईरान से, उस टाइम अभी फिलहाल का जो ईरान है उसको पहले पर्सिया कहा जाता था, वहां से वो पेंटर लेके आए जिसका नाम था बेजाद। तो कुछ खास ऐसा देखने को मिला नहीं बाबर के टाइम पे। उसके बाद में हुमायूं आए बाबर के बाद में,
तो वो भी दो पेंटर लेके आए पर्सिया से। एक का नाम है अब्दुल समद। क्या ये आपको सब कुछ नाम याद रखने हैं? देखिए, चांसेस तो कम ही है यूपीएससी पूछ लेगी, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कुछ छोड़ के जा नहीं सकते, तो बस एक बार देख लीजिएगा। मीर सैयद अली, कई बार देखे यूपीएससी सिर्फ एक पे क्वेश्चन बना लेती है, कोई फेमस पेंटर का नाम ले लेगी, जैसे बेहजाद वाज ब्रोट फ्रॉम पर्शिया बाय विच मुगल रूलर, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, बाबर आ जाएगा, हुमायूं आ जाएगा, अकबर आ जाएगा, तो फिर वहां पे हमें बाबर टिक करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ऑप्शंस देख के वहां पे तो हम टिक लगा ही देंगे, यानी अपना आंसर ठीक कर ही देंगे। तो हुमायूं के द्वारा देखिए 2 पेंटर लाए गए, एक का नाम था अब्दुल समद और दूसरा था मीर सैयद अली। उसके बाद में देखिए यहां से यानी हुमायूं के टाइम से मुगल पेंटिंग्स पे पर्शिया का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अकबर आए। अकबर ने तो देखिए प्रॉपर कारखाने बनवाए। कारखाने मतलब पेंटिंग्स के कारखाने, यानी पहले तो देखिए पेंटिंग सिर्फ एक बंदे के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ किया कि एक पेंटिंग पे 4-4 बंदे काम कर रहे हैं, तो कारखाने कहते थे उसको इस समय पे। और उस समय पे देखिए इंडियन पेंटर्स को भी इन्वाइट किया अकबर ने, तो इंडियन पेंटर्स ने भी काफी कुछ सीखा, और जो बाहर से पेंटर आते थे उन्होंने भी काफी कुछ सीखा इंडियन पेंटर से। और काफी पेंटिंग को जो स्टडी पर्पस के लिए, पढ़ाई के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाने लगा। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, सारे फीचर्स वही रहे। 3D फिगर्स का भी यूज होता था अकबर के टाइम में। फोर साइटिंग टेक्निक जो हमने डिस्कस करी कि चीज जो है वो काफी क्लोज और छोटी लगती है। और कैलीग्राफी यानी राइटिंग्स जब होती थी किताबों में, उसमें भी पेंटिंग का इस्तेमाल होने लगा, कैलीग्राफी में इसका यूज होने लगा। इसके अलावा जो मेले वगैरह फेयर्स या फेस्टिवल्स होते थे वहां उनको भी पेंटिंग्स की सहायता से दर्शाया जाने लगा। और बस बाकी तो यही इंपॉर्टेंट है। अकबर भी 2-3 पेंटर लेके आया है जिनका नाम है, एक है दासवंत, दूसरे हैं बासवंत और तीसरे हैं केसू। दासवंत, बासवंत और केसू, ये 3 पेंटर लेके आए थे पर्शिया से अकबर। उसके बाद में जो फेमस पेंटिंग आती है वो है जहांगीर की। यहां पे देखिए जहांगीर के टाइम में देखिए जो मुगल पेंटिंग थी वो एकदम पीक पे पहुंच गई। अपने आप में खुद ही एक पेंटर थे, जहांगीर थे वो खुद ही एक पेंटर थे। और नेचुरलिस्टिक पेंटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। नेचुरलिस्टिक मतलब जैसे कोई पेड़ पौधे, कुछ फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे, कुछ एनिमल्स, इन सब चीजों की पेंटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी जहांगीर की टाइम पे। और पोर्ट्रेट पेंटिंग का भी प्रचलन काफी ज्यादा हुआ। पोर्ट्रेट पेंटिंग कौन सी होती है? देखिए ह्यूमन सब्जेक्ट को जब पेंटिंग में दिखाया जाता है, मान लीजिए किसी एक पर्सन की पेंटिंग, ये देखिए मेरे से तो ऐसी पेंटिंग बनती है कोई डर भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से किसी एक बंदे की जो पेंटिंग है उसको बनाया जाएगा तो उसको पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते हैं। और ये भी काफी तरह के पेंटर्स लेके आए, उस्ताद मंसूर, जैबरा और मौलाना दो प्याजा, इन तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और बस याद रखिएगा, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यूपीएससी कि जो नेचुरलिस्ट कौन सी पेंटिंग्स यूज होती थी जहांगीर के टाइम में, तो याद रखिएगा नेचर की पेंटिंग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो क्या खुद ही पेंटर थे? जी हाँ, जहांगीर खुद ही एक पेंटर थे। क्या पोर्ट्रेट पेंटिंग पीक पे आई जहांगीर के टाइम में? बिल्कुल सही बात है। तो ये 4-5 फीचर्स आप याद रखिएगा। अब देखिए अगले आते हैं शाहजहां। शाहजहां के टाइम में तो देखिए पेंटिंग्स की गिरावट स्टार्ट हो गई थी। गोल्ड और सिल्वर का सबसे ज्यादा यूज होता था, लेकिन आर्टिफिशियल पेंटिंग्स लगने लगी थी। पेंसिल्स का यूज भी सबसे ज्यादा होता था। कलर्स थे काफी भड़कीले यूज होते थे। तो काइंड ऑफ पेंटिंग की जो क्वालिटी थी काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी शाहजहां के टाइम पे। अगर बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब तो आपको पता ही है किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने पेंटिंग्स को डिस्करेज किया और उनके बाद में उन्होंने डिस्करेज किया तो जो पेंटर्स थे वो भाग गए थे मुगल सल्तनत से और काफी जगह जाकर बस गए थे। और वहीं से शुरुआत होती है काफी तरह के पेंटर्स की, जैसे राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्टाइल। राजस्थानी में देखिए कुछ पेंटर्स जैसे किशनगढ़ में जाके बस गए, कुछ हिमाचल प्रदेश में चंबा में जाके बस गए। तो इससे अलग अलग पेंटिंग के घरानों का अस्तित्व में आए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो देखिए जनरल फीचर्स हिंदू ट्रेडिशन पर आधारित ये पेंटिंग्स होती हैं। हिंदू ट्रेडिशंस मींस जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी जो तस्वीरें हैं ज्यादा देखने को मिलती है राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स में। लेकिन सिर्फ देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं, नॉर्मली जैसे बैटल सीन्स, हंटिंग सीन्स, ये देखिए बैटल सीन्स या फिर हंटिंग सीन्स, शिकार करती हुई जो तस्वीरें हैं, या फिर राइडिंग सीन्स, वो सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। मेनली 3 फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग को, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। देखिए 16वीं शताब्दी की पेंटिंग्स काफी सिंपल होती थी। मेनली एक प्रकार से डार्क कलर के बैकग्राउंड पे यहाँ पे पेंटिंग की जाती थी 16वीं शताब्दी में, तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंटिंग होती थी। 17वीं शताब्दी की बात करें तो देखिए काफी सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग्स हो गई थी। ये देखिए ये 17वीं शताब्दी की पेंटिंग है, काफी ज्यादा डिटेल्स इसमें शामिल हैं, काफी सारे लोग शामिल हैं। तो 17वीं शताब्दी में जो पेंटिंग्स काफी सोफिस्टिकेटेड हो गई थी, काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। 18वीं शताब्दी की बात करें तो देखिए पोर्ट्रेट पेंटिंग चलन में आई। पोर्ट्रेट पेंटिंग मतलब किसी एक पर्सन पर आधारित पेंटिंग, ह्यूमन ओरिएंटेड पेंटिंग, किसी एक पर्सन का पोर्ट्रेट बना दिया गया हो, उस पेंटिंग को कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। अब देखिए राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर में सबसे पहले आता है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मतलब राजस्थानी का पार्ट है ये मेवाड़ पेंटिंग जो है। देखिए मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था उसमें रागास का यूज काफी ज्यादा होता है। राग जो होते हैं म्यूजिक में आते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धी नी, जैसे ये आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में नीचे उतरते हुए। तो इस प्रकार से जो राग होते हैं म्यूजिक में, ये राग 6 प्रकार के होते हैं, जैसे राग भैरवी,
इन राग को किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सीजन में, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गाया जाता है। समझ गए? तो इस चीज को पेंटिंग में दर्शाना स्टार्ट हो गया था। अब जैसे देखिए भैरवी राग की बात करें, भैरवी राग को सुबह के समय गाया जाता है और एक प्रकार से ओटमन रीजन में इसे गाया जाता है और डिवोशन और वर्शिपिंग के लिए गाया जाता है ये भैरवी राग। तो अब इन सब चीजों को आप पेंटिंग में दर्शाओगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए मंदिर में सुबह के टाइम पूजा हो रही है और पतझड़ की ऋतु है, ये देखिए ओटमन सीजन है। तो एक प्रकार से जो ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है रागास पर आधारित होता है, तो रागमाला पेंटिंग भी इसे कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए आती है किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़ पेंटिंग्स में कौन सी पेंटिंग्स होती हैं? देखिए राधा कृष्णा लव पे फोकस किया जाता है इस पेंटिंग्स में। गोल्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है और प्राइमरी कलर्स का भी काफी ज्यादा यूज होता है। प्राइमरी कलर जैसे कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। कृष्ण का कलर आमतौर पे ब्लू दिखाया जाता है, ये देखिए यहाँ पे कृष्णा का कलर ब्लू है। इसके अलावा देखिए जो आंखें हैं वो कमल के फूल के आकार की आंखें हैं। वैसे इतना सब कुछ ये बकवास जो फैक्ट्स हैं वो नहीं पूछेगी यूपीएससी की आंखें कौन से आकार की हैं, बस एक बताने के लिए है ये। और इसका देखिए किशनगढ़ पेंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो बनी ठनी पेंटिंग्स। ये जो बनी ठनी पेंटिंग्स है इसे इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। और एक प्रकार से निहाल चंद ने ये पेंटिंग बनाई थी और जो ये बनी ठनी थी वो राजा सावंत की वाइफ थी। काफी फेमस ये पेंटिंग है। यूपीएससी इनडायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है कि बनी ठनी पेंटिंग्स कौन से स्कूल से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग ये है। उसके बाद में आता है हमारा बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पे देखिए लोकल वेजिटेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे देखिए लोकल वेजिटेशन का काफी ज्यादा फोकस होता है। और बूंदी जो जगह है वो अरावली रेंज में है। अरावली रेंज जो राजस्थान में है वहां पे ये जगह है बूंदी और वहीं से नाम पड़ा बूंदी पेंटिंग। और इसके अलावा देखिए जो सीन्स हैं वो काफी ज्यादा लव सीन्स हैं और एक प्रकार से राधा और कृष्णा। आमतौर पर देखिए जैसा हमने अभी डिस्कस किया था राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो हिंदू ट्रेडिशंस या फिर हिंदू मिथोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो स्कूल्स हैं राधा कृष्णा लव पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। और आकाश को यानी आसमान को किसी भी कलर का दिखा देते हैं बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग का, कभी ब्लू या फिर कभी रेड, किसी भी कलर का दिखा देते हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बन सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस पूछ लेते हैं, कई बार राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग हमने डिस्कस करी और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हमने डिस्कस करी। कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं दोनों स्कूल्स में। तो देखिए डिफरेंस ये है कि आमतौर पर जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो मूरल होते थे, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मिनिएचर पेंटिंग्स भी देखने को मिलती थी, यानी बोथ मूरल और मिनिएचर। लेकिन आमतौर पर जो ज्यादातर है वो मूरल पेंटिंग को देखने को मिलती थी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग या राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पे। और मुगल में ज्यादातर जो पेंटिंग देखने को मिलती थी वो मिनिएचर यानी छोटी पेंटिंग देखने को मिलती थी कपड़े पे या किताब में। इसके अलावा देखिए दूसरा जो डिफरेंस वो ये है, आमतौर पे जो राजपूताना जो पेंटिंग्स होती थी वो रिलीजियस होती थी, देवी देवताओं की फोटो या फिर जो उन पे पेंटिंग ज्यादा की जाती थी रिलीजियस। और मुगल जो पेंटिंग होती थी वो डेली लाइफ पे आधारित ज्यादा होती थी, कोर्ट सीन्स, डेली लाइफ, नेचर, इन सब चीजों पे ये पेंटिंग ज्यादा होती थी, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरा फोकस ये है कि देखिए जो हिंदू फोकस है, हिंदू सिंबल्स हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता था, जैसे कमल का फूल है, लोटस हो गया, मोर हो गया, पीकॉक हो गया। तो ये सब चीजों ये जो सिंबल्स हैं इन पे ज्यादा फोकस किया जाता था। और मुगल्स पेंटिंग्स में जैसे हमने अभी डिस्कस किया नेचर के सिंबल्स जैसे कि ट्री, कैमल यानी ऊंट, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता था। और जो चौथा इंपॉर्टेंट फोकस है देखिए जो काल था यानी समय था वो भी डिफरेंस था। जो राजपूताना पेंटिंग्स का जो समय था वो 17वीं 18वीं सेंचुरी था और मुगल्स पेंटिंग्स का समय था वो 16वीं 17वीं शताब्दी था। तो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं देखिए पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है मेनली कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर पंजाब का जो एक पहाड़ी इलाका है वहां भी देखने को मिलती है। और जो लॉर्ड मेटकफे, आपको याद होगा लॉर्ड मेटकफे 1835 में लिबरेटर ऑफ प्रेस भी ने कहा जाता है, इन्होंने पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को डिस्कवर किया था। मेनली दो स्कूल इसमें आते हैं, एक आते हैं कांगड़ा स्कूल्स और दूसरा आता है ठंका स्कूल्स। कांगड़ा स्कूल्स क्या है ये देखिए, सिंपल सा है, वही सब चीजें जो राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं, जैसे लव सीन्स ऑफ राधा कृष्णा। और जो कृष्णा जब छोटे थे यानी बचपन के समय के जो उनके प्रैंक्स थे जैसे मटकी तोड़ देना, ये सब सीन भी देखने को मिलते हैं पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स में। और अगर देखिए मेनली स्पेसिफिकली कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो राजा संसार चंद द्वारा ये मेनली प्रमोट की गई थी, राजा संसार चंद। तो वही बात सेम लव सीन्स ऑफ राधा कृष्णा। और देखिए पोइट्री को भी ट्रांसलेट किया गया था, यानी आमतौर पे जो पोइट्री होती थी उसको पेंटिंग्स की फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया था। जैसे पेंटिंग नहीं कहते, जैसे अब पेंटिंग मान लीजिए, पोइट्री मान लीजिए, ये सब चीजें डिस्क्राइब कर रही है कि राधा कृष्णा है वो एक प्रकार से आपस में गीत गा रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। ये अगर मान लीजिए ये सब चीज पोइट्री में डिस्क्राइब की गई है तो उसी चीज को पेंटिंग की फॉर्म में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, समझ गए? तो जैसे रागास को पेंटिंग की फॉर्म में दिखाया गया था मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी रागमाला पेंटिंग में, ऐसे ही पोइट्री को यानी कविताओं को दिखाया गया है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। अब आता है आगे ठंका स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठंका स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो लद्दाख रीजन में ज्यादा चित्रित की गई थी। ये देखिए बुद्धिज्म पर आधारित ये पेंटिंग्स होती हैं और सिल्क का भी काफी ज्यादा यूज होता है। ये देखिए सिल्क का यूज काफी ज्यादा होता है। ड्रैगन को भी प्रदर्शित किया जाता है, तो काइंड ऑफ चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्योंकि चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है सिल्क रूट पे और लद्दाख भी सिल्क रूट पे आता था, इसलिए वहां की जो पेंटिंग है लद्दाख की ठंका स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, वहां पे बुद्धा, सिल्क, इन सब चीजों का ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें। और ज्यादातर जो पेंटिंग होती थी वो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी।
अब देखिए आगे साउथ इंडिया के दो स्कूल्स हैं, एक है हमारा तंजौर पेंटिंग्स और दूसरा है हमारा मैसूर पेंटिंग्स। देखिए अगर तंजौर पेंटिंग की बात की जाए तो ये है तंजौर पेंटिंग्स। इसमें चोला रूलर्स के द्वारा ये प्रमोट की गई थी और हिंदू देवी देवताओं को दिखाया जाता है और कृष्णा की बचपन की तस्वीरें हैं वो ज्यादा दिखाई जाती हैं यहाँ पे तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। और जो आमतौर पर जो तस्वीरें होती हैं वो स्माइलिंग करते हुए की होती हैं, यानी जो छोटी बचपन की जो कृष्णा की तस्वीरें होती हैं स्माइल करते हुए, उनका चित्रण काफी ज्यादा किया जाता है। और गोल्ड का यूज काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे देखिए गोल्ड का यूज काफी ज्यादा होता है, ये भी पूरा गोल्ड से भरी हुई तस्वीरें हैं। और डेकोरेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ग्लास की पेंटिंग्स भी हो सकती हैं, ग्लास पेंटिंग्स, इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है देखिए साउथ इंडिया का जो स्कूल है वो मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। देखिए मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो इसमें काफी सारे देवी देवताओं को दिखाया जाता है एक ही तस्वीर में। जो मेन देवी देवता थे उनको उनकी तस्वीर बड़ी होती थी और बाकी साइड में छोटी छोटी तस्वीरें होती थी बाकी बचे हुए देवी देवताओं की। और ये जो पेंटिंग्स होती थी गैसो पेस्ट भी इनको कहते थे, गैसो पेस्ट की सहायता से बनाई जाती थी। गैसो पेस्ट में क्या होता था, जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम की मिक्सचर से ये पेंटिंग बनाई जाती थी। तो याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड प्लस में अरेबिक गम, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो कलर्स थे वो काफी ब्राइट होते थे। ये नॉर्मल फैक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं बनता। बस गैसो पेस्ट ये याद रखना और जो ये इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना कि काफी सारे देवी देवताओं होते थे इस पेंटिंग में और जो मेन देवी देवता होते थे उनकी पेंटिंग सबसे बीच में और बड़े आकार की, और बाकी जो साइड में जो देवी देवता होते थे उनकी पेंटिंग छोटी होती थी। आगे क्या आता है, आगे देखिए कुछ रीजनल पेंटिंग्स जो फेमस है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स जो है देखिए एक बिहार की पेंटिंग है, मिथिला रीजन की पेंटिंग है और काफी सारे फीचर्स दिखाती है ये पेंटिंग्स, जैसे हिंदू देवी देवता या फिर मिथोलॉजिकल सीन्स या फिर शादी की तस्वीरें या फिर इरोटिकल सीन्स, ये सब चीजों को दिखाया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स में। मेनली जो पेंटिंग की जाती है महिलाएं यानी फीमेल्स के द्वारा की जाती है। और देखिए पहले तो ये मूरल पेंटिंग्स यानी दीवारों पे पेंटिंग की जाती थी, लेकिन 1967 में एक अकाल पड़ा था वहां पे, तो 1967 के बाद में जो पेंटिंग्स एक प्रकार से एंटरटेनमेंट के लिए की जाती थी, 1967 के बाद में कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया इन पेंटिंग्स का, इसलिए पेपर्स पे भी की जाने लगी ये पेंटिंग। एक मेन फीचर ये है कि देखिए मधुबनी पेंटिंग्स में कोई भी जो चीज है वो खाली नहीं छोड़ी जाती, जो भी खाली स्थान होता है उसको फिल कर दिया जाता है या फिर नेचर से या फिर एनिमल्स की सहायता से, यानी फ्लोरा एंड फोना की सहायता से बचे हुए स्थान को फिल कर दिया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग्स का इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए वर्ली पेंटिंग्स पहले तो आप ये याद रखिएगा कहाँ की है, महाराष्ट्र के ट्राइबल कल्चर को चित्रित करती है वर्ली पेंटिंग्स, तो महाराष्ट्र की है। इसमें देखिए डेली लाइफ सीन्स को दिखाया जाता है, ये देखिए डेली लाइफ सीन्स को दिखाया जाता है और जो मटेरियल यूज होता है वो गाय का गोबर बैकग्राउंड में यूज होता है, काउ डंग यूज होता है। ट्राइबल इलाकों की पेंटिंग्स है तो देखिए ट्राइबल्स लोग तो गांव के गोबर को यूज करेंगे पेंटिंग बनाने के लिए। इसके अलावा राइस के पेस्ट को भी यूज होता है इस पेंटिंग में, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आगे देखिए जो पेंटिंग है वो है मंजूसा पेंटिंग। यहाँ पे देखिए मंजूसा पेंटिंग कहाँ गई, एक सेकेंड, ये रही मंजूसा पेंटिंग्स। देखिए भागलपुर जो रीजन है बिहार का, वहां की ये पेंटिंग है। अंगिका आर्ट भी इसे कहते हैं। स्नेक, ये देखिए सांप को काफी ज्यादा दिखाया जाता है इस पेंटिंग में, इसलिए इसे स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं, अंगिका पेंटिंग भी कहते हैं। जूट और पेपर पे पेंटिंग की जाती थी, जूट और पेपर पे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मंजूसा के। कहाँ होती है तो ये होती है भागलपुर जो रीजन है बिहार का। अंगिका आर्ट भी कहते हैं, स्नेक का काफी ज्यादा यूज होता है, जूट और पेपर पे पेंटिंग होती है। उसके अलावा देखिए पटुआ जो पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा एक और भी थी, एक सेकंड, ये देखिए पटना कलाम पेंटिंग्स। पटना कलाम पेंटिंग्स देखिए इस पेंटिंग पे मुगल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कॉमन मैंस और डेली लाइफ के सीन्स देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में। पटना कलाम नाम से ही जाहिर है कि पटना रीजन की ये पेंटिंग है। फेमस पेंटर्स कौन से हैं, फेमस पेंटर्स का नाम ले तो देखिए सेवाकराम या फिर हंसलाल, ये जो है वो फेमस पेंटर्स हैं। उसके बाद में आता है बाजार पेंटिंग्स। बाजार पेंटिंग्स में देखिए यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है और रोमन और ग्रीक स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल बाजार लगता था, बंगाल की पेंटिंग है, बंगाल में जो नॉर्मल बाजार लगता था वहां की पेंटिंग से रिलीजियस थीम्स भी कई बार देखने को मिलती थी और कोर्ट सीन्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा बाजार पेंटिंग्स कहाँ की है, बंगाल की है, क्या दिखाती है, रिलीजियस थीम्स या फिर बाजार को दिखाती है या फिर कोर्ट्स में ब्रिटिश के सामने जो डांसिंग होती है उसी को भी ये दिखाती है। उसके बाद में आती है पटुआ पेंटिंग्स। पटुआ पेंटिंग्स की बात करें तो देखिए ये भी बंगाल की पेंटिंग है। बंगाल के अंदर में जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे, याद रखिएगा बंगाल के अंदर में जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे उनके द्वारा ये पेंटिंग प्रमोट की गई थी। उन्होंने मेनली देखिए जो हमारे हिंदू मिथोलॉजिकल के जो थीम्स थी या फिर जो टेल्स थे उनको चित्रित किया पेंटिंग्स पे और उनको प्रमोट किया। 19वीं शताब्दी में पेंटिंग देखने को मिलती है और ये है पटुआ पेंटिंग। उसके बाद में देखिए कालीघाट पेंटिंग भी फेमस है। कालीघाट कलकत्ता के पास में एक टेंपल है, कालीघाट टेंपल। वहां पे कई तरह के आर्टिस्ट जुड़ते थे और पेंटिंग करते थे कई चीजों पे, पेपर पे या फिर किसी भी चीज पे वो पेंटिंग करते थे और काफी तरह की चीजें दिखाई जाती थी उस पेंटिंग्स में, जैसे कि आप कह सकते हैं रॉयल सीन्स या फिर जो नेचर के सीन्स हैं या फिर लॉयंस, एक प्रकार से जब बिल्ली डरी हुई है शेर से, ये सब चीजें यानी नॉर्मल चीजें दिखाई जाती थी कालीघाट पेंटिंग्स में। और दूसरा देखिए जो लाइन्स होती थी वो काफी डेकोरेटिव होती थी कालीघाट पेंटिंग्स में। उसके बाद में कौन सी पेंटिंग आती है, उसके बाद में देखिए पेंटिंग आती है पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई पेंटिंग्स की बात अगर करें तो
ये राजस्थान की पेंटिंग है और टेम्पल आर्ट है, यानी टेम्पल आर्ट है, टेम्पल के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी पिछवाई पेंटिंग से। और एक कपड़े पे जो ये राधा कृष्णा और ये सब जो चीजें हैं वो चित्रित की जाती थी पिछवाई पेंटिंग। तो दो तीन चीजें याद रखिएगा, टेम्पल आर्ट है और राजस्थान की है, और जो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं वो चित्रित की जाती थी पिछवाई पेंटिंग्स में। उसके बाद में आती है देखिए फाड़ पेंटिंग्स। फाड़ पेंटिंग्स भी पिछवाई पेंटिंग्स की तरह राजस्थान की है, और ये भी ठीक उसी तरह एक प्रकार से जो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो दर्शाई जाती थी, जोशीस के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी। और इसके अलावा देखिए जो पुराने उस टाइम पे जो रीजनल टेल्स थे या फिर हीरोइक टेल्स थे वहां पे जहां पे पेंटिंग की जाती थी राजस्थान में, उनको भी चित्रित किया जाता था। जैसे लोकल कोई कहानी फेमस है, कोई फेमस स्टोरी है, उन सब चीजों को चित्रित किया जाता था जोशीस के द्वारा। उसके बाद में आती है देखिए पट्टाचित्रा पेंटिंग। पट्टाचित्रा पेंटिंग सबसे पहले तो आप याद रखिएगा उड़ीसा की ये पेंटिंग है, उड़ीसा, और ये भी कपड़े पे की जाती है। कपड़े पे देखिए पूरे कपड़े को एक प्रकार से पेस्ट से पोत दिया जाता है, और उसके बाद में कपड़े को पेस्ट से पोतने के बाद में लेदर का फिनिश दिया जाता है, और बाद में स्टोन कलर्स का यूज होता है इस पेंटिंग पे। तो याद रखिएगा, एक तो पहले सबसे पहले कपड़े को पोत दिया, फिर उसको लेदर का फिनिश दिया, और बाद में उसे स्टोन कलर्स उसमें फिल कर दिए गए। और पट्टाचित्रा जो पेंटिंग्स हैं वो उड़ीसा की पेंटिंग्स हैं, और किस बारे में की जाती है, वही हिंदू ट्रेडिशन, देवी देवताओं या फिर नॉर्मल सीन्स भी, नॉर्मल जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो भी। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो है हमारी कलमकारी पेंटिंग्स। कलमकारी पेंटिंग्स पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारा 2015 के अंदर में। देखिए ये साउथ इंडिया की पेंटिंग है और मेनली साड़ी पे की जाती है, और साड़ी में देखिए इस पे इंडिगो या फिर दूसरे जो वेजिटेबल डाइज हैं वो यूज किए जाते हैं, और या फिर रामायण या महाभारत के जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाता है क्लॉथ के ऊपर में। डांसेस की बात करें तो प्राचीन काल से ही भगत जनों द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांस किया जाता था। यानी देवदासी सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, जहां देवदासियां भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांस करती थी। अब देखिए जो हमारे क्लासिकल डांस है उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स कहां से ड्राइव किए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से हमारे क्लासिकल डांस के प्रिंसिपल एलिमेंट्स को ड्राइव किया गया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ये किसके द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र लिखा गया था भारत मुनि के द्वारा। अब देखिए नाट्य में सब कुछ चीजें आ जाती हैं, नाट्य में डांस भी आ जाता है, ड्रामा भी आ जाता है और म्यूजिक भी आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, नाट्य इंक्लूड्स एवरीथिंग, डांस, म्यूजिक और सब कुछ, ड्रामा भी आ जाता है। अब देखिए जो ये नाट्य है उसका जो ओरिजिन ट्रेस होता है वो ब्रह्मा से ट्रेस होता है। ब्रह्मा ने क्या किया आपको पता होगा, 4 वेदांश हैं अभी। कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदा से थोड़ा थोड़े एलिमेंट्स लिए और 5वें वेद का निर्माण कर दिया जो कि है नाट्य शास्त्र। अब जैसे देखिए ऋग्वेद से क्या लिया, ऋग्वेद से वर्ड्स ले लिए, यानी थोड़ा बहुत पाठ्य ले लिया। और यजुर्वेद से क्या ले लिया, यजुर्वेद से जेस्चर्स ले लिए, यानी अभिनय, समझ गए। और सामवेद से, सामवेद तो आपको पता है गीतों वाला वेद होता है सामवेद, तो गीत ले लिए यहां से। अथर्ववेद से रस ले लिया, रस का मतलब है इमोशंस। तो इन 4 वेदों में से थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लेके एक 5वें वेद का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नटराज के बारे में हमने पढ़ा था, जो भगवान शिव की डांस करती हुई जो ब्रोंज की प्रतिमा थी नटराजा के बारे में। तो नटराजा देखिए सब कुछ बताती है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे डिस्ट्रक्शन होगा और कैसे प्रिजर्वेंस हो रहा है। तो काफी कुछ सिग्निफाई ये करता है। अब देखिए डांस को 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, एक फॉर्म है लास्य फॉर्म और दूसरी है तांडव फॉर्म। तांडव की बात करें तो देखिए मेल जो फीचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं इसमें, जैसे पावर, स्ट्रेंथ और फर्म अपील। और जो लास्य फॉर्म होती है डांस की उसमें फेमिनाइन फीचर्स ज्यादा होते हैं, जैसे ग्रेस, भावय, रस, इस तरह के फीचर्स ज्यादा होते हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि बार बार इनका वर्णन आएगा आने वाले डांसेस में। तो ये याद रखिएगा 2 फॉर्म कौन सी होती है डांस की, एक होती है तांडव जिसमें मेल फीचर्स पर बल दिया जाता है, और लास्य जो डांस का एक प्रकार है इसमें फेमिनाइन फीचर्स पर बल दिया जाता है, जैसे ग्रेस, भावय, रस है। तो आगे देखिए जो हमारी संगीत नाट्य अकेडमी है, इन्होंने 8 डांसेस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है। तो कौन कौन से 8 डांसेस है, कई बार यूपीएससी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेती है। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, दूसरा कथक ये यूपी से है, तीसरा कथकली केरला से है, चौथा है जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, 5वां ओडिसी डांस ओडिशा से, 6ठा सतरिया डांस असम से, 7वां मणिपुर डांस मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से। तो 8 डांस आप याद रखिएगा। इन 8 डांसेस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है किसने? संगीत नाटक एकेडमी में। और संगीत नाटक एकेडमी जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आती है। सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करते हैं भरतनाट्यम। क्या है भरतनाट्यम में? सबसे पहले तो देखिए भरत का मतलब क्या है? नाट्यम का मतलब तो डांस हो गया, नाट्य मतलब डांस। तो भरत का क्या मतलब है? भरत देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है भा, भा मतलब भावे, भाव पे बल दिया जाता है। बाद में आता है रा, रा मतलब रागा, और फिर आता है ता, ता मतलब ताला। तो ये देखिए यहाँ पे भारत का मतलब हो गया भाव, राग और ताला। तो भाव, राग और ताल 3 चीजों से बना हुआ है ये भारत। और नाट्यम का मतलब है डांस। तो भरतनाट्यम डांस जो है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहले इनको सादिर दसिटाट्यम और दूसरा कहते थे तंजावुर नाट्यम भी कहते थे, अभी इनका नाम है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का डांस है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
और फायर डांस भी इसे कहा जाता है। फायर डांस क्यों कहा जाता है? ऐसे नहीं कि डांस करते समय आग लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डांस करते समय जो नर्तकी या फिर जो नर्तक होते हैं उनकी मूवमेंट्स इस प्रकार से होती है कि जैसे कोई आग की जो फ्लेम है, आग की जो लपटें हैं वो मूव कर रही है। इस प्रकार से जो नर्तक या नर्तकी की मूवमेंट होती है, इसलिए इस डांस को हम फायर डांस भी कहते हैं। और देखिए, इस डांस में ना बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है हैंड मूवमेंट्स पे। ये देखिए, यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और जो घुटने होते हैं आमतौर पे झुके होते हैं। ये देखिए, आमतौर पे घुटने की जो शेप होती है वो झुकी होती है। और इसके अलावा देखिए, इस डांस को आप 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भरतनाट्यम डांस के? इससे पहले मैं आपको इसमें एक प्रकार से पोस्चर के बारे में बता देता हूँ। कटक मुखा हस्ता, ये एक इंपॉर्टेंट पोस्चर है इस डांस में। जो हाथों की मूवमेंट या फिर हाथों को जो हाथ की शेप होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो ओम वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, इस चीज को कहते हैं कटका मुखा हस्ता। तो यूपीएससी इस बारे में पूछ सकती है कि जो ये पोस्चर है क्या रिप्रेजेंट करता है? ओम शब्द को रिप्रेजेंट करती है। हाथ की एक प्रकार से जो पोस्चर है इस प्रकार से होता है और इस पूरी चीज को कहते हैं कटक मुखा हस्ता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भरतनाट्यम डांस को आप 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले देखिए आता है अलियरेप्पू। अलियरेप्पू में क्या होता है? देखिए, भरतनाट्यम डांस स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले ये होता है अलियरेप्पू। ये एक प्रकार से सिंपल जो रिदमिक सिलेबल्स को गाया जाता है और बिल्कुल बेसिक डांस 2-3 स्टेप करके दिखा दिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। बस ऐसा नहीं होता कि जैसे डांस स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत गा दिया 20-30 सेकंड के लिए, 2-3 स्टेप करके दिखा दिए। इससे क्या होता है? ये चीज करी जाती है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है जातिस्वरम। ये देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है जातिस्वरम। जातिस्वरम में क्या करते हैं? कुछ नहीं, प्योर डांस है। ये सिर्फ डांस करते हैं इसमें और पोज देते हैं। काफी सारे रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि जातिस्वरम क्या है, प्योर डांस है और रिदमिक मूवमेंट्स हैं। तीसरे नंबर पे आता है शब्दम। शब्दम में क्या होता है? शब्दम में देखिए, भगवान की ग्लोरी के लिए यानी भगवान की तारीफ करने के लिए, भगवान की प्रेज के लिए एक गाना गाया जाता है। उस चीज को कहते हैं शब्दम। तो वर्ड से ही पता लग रहा है शब्दम मतलब कुछ तरह का गाना गा रहा है, किस लिए? भगवान के लिए गाना गाया जा रहा है। चौथे नंबर पे आता है जावली। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, जल्दी जल्दी डांस किया जाता है, फास्टर मूवमेंट्स की जाती है शरीर की। और जो लिरिक्स होते हैं, लव लिरिक्स होते हैं, काफी छोटे छोटे लिरिक्स होते हैं। किस तरह के लिरिक्स होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे जल्दी जल्दी नाम है तेरा तेरा, इस प्रकार से कुछ भी बोल दीजिए। और जल्दी डांस होता है। जो शरीर की मूवमेंट्स है वो काफी तेजी से होती है। 5वें नंबर पे क्या आता है? 5वें नंबर पे आता है थिल्लाना। इसमें क्या होता है? ये देखिए, ये तो सिर्फ कंक्लूजन है भरतनाट्यम डांस का। तो 5 एलिमेंट्स रिवाइज करवा देता हूँ। पहले नंबर पे आता है अलियरप्पू, सिर्फ इंट्रोडक्शन डांस होता है, थोड़ी बहुत डांस का 2-3 स्टेप और 2-3 थोड़ा सा म्यूजिक करके बता दिया भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। दूसरे नंबर पे जातिस्वरम, प्योर डांस होता है। तीसरे नंबर पे आता है शब्दम। शब्दम भगवान की ग्लोरी में गाना गाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है जावली, जल्दी जल्दी डांस किया जाता है, फास्टर मूवमेंट्स होती हैं, लव लिरिक्स होते हैं। और 5वें नंबर पे आता है थिल्लाना। थिल्लाना मतलब कंक्लूजन हो गया डांस का। और देखिए, जो भरतनाट्यम डांस है वो एक प्रकार से एक हर्य डांस भी है। एक हर्य मतलब कैसे है? क्योंकि देखिए, जो डांसर होता है वो काफी तरह के रोल निभाता है, इसलिए इसको एक हर्य डांस भी कहते हैं। वन डांसर हु इज लाइक डांसिंग देन प्लेज द वेरियस रोल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डांस एज एक हर्य डांस। याद रखिएगा, एक हर्य डांस भी कहते हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, कौन से डांस को एक हर्य डांस कहा जाता है? तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं देखिए अगले डांस की तरफ, जो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है बताइए? देखिए, कुचिपुड़ी जो डांस है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में पुराने टाइम में एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे डांस करने के लिए। मेल आर्टिस्ट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, भगवतालू उन्हें कहा जाता था। शुरू में मेल श्रद्धालु, मेल भगवतालू ये डांस करते थे, लेकिन अब तो देखिए फीमेल के द्वारा किया जाता है। और पहले ग्रुप में किया जाता था, अब दोनों ग्रुप और सोलो डांस भी किया जाता है। और देखिए क्या है इस डांस में? देखिए, पहले जो डांस होता था वो तो भगवत पुराण पे आधारित होता था। भगवत पुराण किस पे है? भगवत पुराण कृष्णा पे है। लेकिन अब तो देखिए सेकुलर थीम भी आ गई है। सेकुलर थीम मतलब एक प्रकार से इरोटिक फ्लेवर्स या श्रृंगार रस, इस प्रकार की चीजों पर भी डांस किया जाता है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है इस डांस की? स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है दारू। दारू मतलब वो शराब नहीं पीने वाली नहीं है। दारू का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, दारू का मतलब ये है कि शुरू में क्या होता है, जैसे हमने तमिलनाडु में डिस्कस किया था भरतनाट्यम डांस में, ऐसे ही इसमें 2-3 स्टेप करके दिखा दिए और 2-3 एक प्रकार से गाना गा दिया, बिल्कुल 20-30 सेकंड के लिए। इस चीज से क्या होता है, सभी जो किरदार हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या था भरतनाट्यम डांस में? वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए डांस की स्टार्टिंग में 20-30 सेकंड के लिए 2-3 स्टेप करके दिखा दिया, फिर 20-30 सेकंड का गाना गा दिया। वो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए था। लेकिन इसमें इस चीज को कहते हैं दारू, जो डांस स्टार्ट होने से पहले होता है। लेकिन जो दारू होता है वो एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं होता। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने एक प्रकार से बताते हैं अपने बारे में, इसलिए होता है दारू। और इसमें देखिए दोनों काम करते हैं, गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, जो इनका मुख्य किरदार होते हैं। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है इस डांस के बारे में। देखिए, एक है मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम क्या है? देखिए, मंडूक शब्दम में ना मेंढक की स्टोरी के बारे में बताया जाता है।
डांस करते करते मेंढक की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। इस चीज को कहते हैं मंडूक शब्दम। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए तरंगम। तरंगम में क्या होता है, यहाँ पे देखिए तरंगम में ये होता है सिर के ऊपर में एक कुछ लोटा वगैरह रख के और नीचे ब्रास की प्लेट के कोनों पर रहकर ये डांस किया जाता है। यानी पैर जो होते हैं वो ब्रास की प्लेट के कोनों पर होते हैं और सिर के ऊपर में कुछ लोटा वगैरह होता है। तो ऐसे डांस किया जाता है कुचिपुड़ी के अंदर में। इस चीज को कहते हैं तरंगम, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और चीज भी होती है, जला चित्रा नृत्यम। ये जला चित्रा नृत्यम क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, डांसर ना अपने पैरों की सहायता से रंगोली करते हैं, मतलब डांस भी कर रहे हैं साथ साथ और रंग भी लगा हुआ है पैरों पे, और जो रंग लगा हुआ है पैरों पे उसकी सहायता से फर्श पे रंगोली की जाती है। इस चीज को कहा जाता है जल चित्रा नृत्यम, याद रखिएगा। दोनों फॉर्म होती है इसमें, लास्य भी होता है और तांडव भी होता है। देखिए ज्यादातर जो डांस होते हैं ना उसमें दोनों ही फॉर्म होती है, लास्य और तांडव। जितने भी मतलब लगभग 8 की 8 में दोनों है, लास्य और तांडव। और प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट्यूम यूज होती है, ऐसे नहीं भी कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर लिया जाए। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कॉस्ट्यूम्स होती है और उसी को पहन के डांस किया जाता है। तो ये था हमारा कुचिपुड़ी डांस, आंध्र प्रदेश का ये डांस था। अब आता है ओडिसी डांस। देखिए जो ओडिसी डांस है ये एक प्रकार से जो जैन किंग थे जिनका नाम था खिरवेला, उनके द्वारा प्रमोट किया गया था ओडिसी डांस शुरू में। थीम काफी ज्यादा है, राधा कृष्णा लव है और 10 अवतार भी थीम है, या फिर उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल भी है वो भी थीम है। ये सारी थीम्स हैं, इनके बेसिस पे ये डांस किया जाता है। देखिए अब इस डांस को भी आप 3 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स हैं? सबसे पहले देखिए है महरी। ये देखिए ये है महरी। महरी जो उड़ीसा का स्कूल है सब पार्ट है, यानी यहाँ पे देखिए उड़ीसी डांस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फॉर्म है महरी और दूसरी फॉर्म है नरतला और तीसरी फॉर्म है गोटीपू। ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। जो सबसे पहली पिक्चर है ये है महरी की। महरी में क्या होता है, देखिए जो पुराने टाइम में मंदिरों में जो देवदासी भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए डांस करती थी, उस डांस को कहा जाता है महरी डांस। उड़ीसी डांस का सब पार्ट है ये। दूसरे नंबर पे आता है नरताला डांस। रॉयल कोर्ट्स में, यानी राजा महाराजाओं की कोर्ट के अंदर में जो राजा महाराजाओं के सामने डांस किया जाता था, उस डांस को कहते हैं नरताला डांस। उड़ीसी डांस का सब पार्ट है। तीसरे नंबर पे जो मेल होते हैं, यंग बॉयज, जवान लड़के लड़कियों की कॉस्ट्यूम पहन के जो डांस करते थे, उस चीज को कहा जाता था गोटीपू। ये देखिए ये जो यंग मेल है, इन्होंने फीमेल की ड्रेस पहनी हुई है और जो ये डांस कर रहे हैं, ओडिसी डांस का सब पार्ट है। इस डांस को कहा जाता था गोटीपू, याद रखिएगा। अब देखिए उड़ीसी डांस की बात करें तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें त्रिभंगा पोजीशन होती है, एक फेस, दूसरा यहां तक की और तीसरा नीचे तक की। तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, त्रिभंगा पोस्चर भी से कहते हैं। अब देखिए अगर इस डांस की बात करें तो हम एक प्रकार से इंट्रिकेट फ्रेमवर्क होता है। बॉडी को आगे और पीछे इस तरह से मूव किया जाता है कि जो फ्रेमवर्क है काफी इंट्रिकेट होता है। और इंपॉर्टेंट तो बस यही है, इन्हीं भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसके भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एक प्रकार से मैं बताऊं तो मंगलचरम या फिर बातु, पल्लवी, अभिनय, मोक्षा जैसे भरतनाट्यम डांस के कई सारे एलिमेंट्स थे, जैसे अलिरप्पू, जावली, थिल्लाना, वो सब हमने डिस्कस किए। इस डांस के भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, मंगलचरम, बातु, पल्लवी, अभिनय, मोक्षा है। लेकिन देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए अगला जो डांस है हमारा वो है कथकली। कथकली डांस की देखिए बात करें तो इसमें भगवान और शैतान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया जाता है। और कथा का मतलब होता है स्टोरी। कथा का मतलब होता है स्टोरी। और कली का मतलब क्या होता है, बताइए। कली का मतलब होता है ड्रामा। तो एक प्रकार से इस डांस में ड्रामा को दिखाया जाता है, भगवान और शैतान के बीच के कन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। थीम कहां से ली जाती है, कहीं से भी ले लेते हैं थीम को, रामायण से ले लेते हैं, महाभारत से ले लेते हैं, या फिर कहीं और से भी ले लेते हैं। एक प्रकार से मिथोलॉजिकल थीम्स होती हैं। और टेम्पल डांस इसका ओरिजिन है। अब तो देखिए टेम्पल में नहीं, बाकी जगह भी की जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन जो हुआ था वो मंदिर से स्टार्ट हुआ था। ये इसमें देखिए बॉडी और इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रहता है। और इस डांस को देखिए ओपन एयर स्टेज पे किया जाता है। और डान यानी सुबह के समय से स्टार्ट होता है और सुबह के समय खत्म होता है। और जो रोशनी होती है वो ब्रास लैंप की सहायता से रोशनी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए मान लीजिए अगर फेस पे हरा रंग लगा के रखा है तो इसका मतलब ये है ये नोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो नोबल है। अगर मान लीजिए फेस पे अगर आपका लाल रंग है तो ये इसका मतलब ये है कि आप एक प्रकार से रॉयल हो, यानी किंग की फैमिली के पार्ट हो। और अगर मान लीजिए फेस पे काला रंग है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आप बुराई का प्रतीक हो, यानी आप विलेन हो इस पूरे ड्रामा के। अगर काला रंग हो तो काला रंग का मतलब आप विलेन हो, हरा रंग मतलब नोबल हो, लाल रंग मतलब आप रॉयल हो, यानी राजा की फैमिली का पार्ट हो। तो ये सारा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है मोहिनीअट्टम डांस। मोहिनी का क्या मतलब है, केरला का ये डांस है। और कथकली डांस है वो भी केरला का है, ये भी केरला का था। और अगला जो डांस है मोहिनीअट्टम वो भी केरला का है। मोहिनी का क्या मतलब होता है, देखिए मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन। तो यहाँ पे देखिए मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन। और अट्टम का मतलब होता है मलयालम में डांस, यानी ब्यूटीफुल वुमन का डांस।
एसेंशियली सोलो डांस है, लेकिन कई बार इसे ग्रुप में भी किया जाता है। और देखिए इस डांस में जो वैसे तो दोनों होते हैं, लास्य और तांडव, लेकिन लास्य जो फीचर है वो डोमिनेट करता है, यानी फीमेल का जो फीचर है भाव, रस, उमंग, वो चीजें फोकस करती हैं इस डांस के अंदर में। म्यूजिक केरला से रिलेटेड है तो कार्नेटिक म्यूजिक होगा, डाउट होना ही नहीं चाहिए। और देखिए इसमें जो कॉस्ट्यूम होती है वो व्हाइट होती है, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट कॉस्ट्यूम है, तो याद रखिएगा कई बार इंडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कौन से डांस में जो कॉस्ट्यूम है वो व्हाइट होती है, तो ये याद रखिएगा मोहिनीअट्टम डांस में कॉस्ट्यूम व्हाइट होती है। देखिए इसमें कुछ डांस से फीचर्स ऐड कर लिए गए हैं, थोड़े बहुत फीचर्स भरतनाट्यम से ले लिए गए और थोड़े बहुत फीचर्स जो है कथकली से ले लिए गए, दोनों को मिला के बन गया मोहिनीअट्टम डांस। इन दोनों को ऐड करके डांस बन गया मोहिनीअट्टम। तो बस इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। फेमिनाइन फीचर्स पे ज्यादा बल दिया जाता है और बस यही है। आगे क्या है, अगला देखिए जो डांस है वो है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देखिए जो शिवजी और पार्वती हैं उन्होंने मणिपुर की हिल्स में पुराने समय में डांस किया था और वहीं से इस डांस का उदय होता है। देखिए पैरों में ये चीज होती है और इसलिए जो पैर को ज्यादा घुमा नहीं सकते मणिपुरी डांस में, ज्यादा मूवमेंट पैरों की हो नहीं सकती क्योंकि जो कॉस्ट्यूम है वो इस तरह की होती है। और हाथों की मूवमेंट्स पे काफी ज्यादा बल दिया जाता है, फेस एक्सप्रेशन पे बल नहीं दिया जाता क्योंकि फेस तो छुप जाता है ना, ये देखिए कॉस्ट्यूम इस तरह की होती है कि फेस छुप जाता है, तो फेस एक्सप्रेशन पे ज्यादा बल नहीं दिया जाता। इस डांस के अंदर में हाथों की मूवमेंट्स पे काफी ज्यादा बल दिया जाता है। और इस डांस की बात करें तो पुंग इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, पुंग इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। और थीम क्या होती है, कृष्णा, विष्णु, इस प्रकार की थीम होती है। और रासलीला जो है वो इस मणिपुरी डांस का एक पार्ट है। बस इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात ये याद रखना, रविंद्रनाथ जो टैगोर है उन्होंने शांति निकेतन में इस डांस को प्रमोट किया था, मणिपुरी डांस को। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोटेड विच डांस, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट मणिपुरी डांस वाज प्रमोटेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। अगला कौन सा डांस है, अगला डांस देखिए है यूपी का डांस है, ये है कथक डांस। इसमें देखिए कथक का मतलब क्या होता है, कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर, स्टोरी बताने वाला। अब देखिए इस डांस में क्या होता है, घुटनों को नहीं झुकाया जाता। हमने ये डिस्कस किया था, जो हमारा भरतनाट्यम डांस था उसमें तो घुटने थे, आमतौर पर झुके ही होते थे हर एक मूवमेंट में, लेकिन कथक डांस में ठीक उसके उलट घुटनों को नहीं झुकाया जाता। लेकिन बाद में शुरू में तो देखिए टेम्पल डांस था, ये मंदिर में किया जाता था, लेकिन बाद में मुगल कोर्ट्स में इसे एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता था इस डांस को। इस डांस को देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक है, चूंकि यूपी का डांस है तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा, नॉर्मल सी बात है। स्पॉन्टेनिटी काफी ज्यादा है, फ्रीडम है इस डांस को करने में, यानी जो भी किरदार इस डांस को करते हैं उनको उनके पास में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप रहता है, वो अपने हिसाब से मूवमेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं। कई सारी चीजों पे बेस्ड है, भाव, राग और ताल है, भाव, राग और ताल, तीन चीजों पे बेस्ड है ये। और डांसर जो है वो सिंगिंग भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, डांस भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। थीम क्या रहती है, थीम रहती है राधा कृष्णा लव। बस यही है, पहले सोलो डांस किया जाता था, अब ग्रुप में भी किया जाता है। देखिए इन चीजों पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो तीन जो चीजें हैं, क्या ये डांस लास्य है या तांडव है। आमतौर पे सारे डांस हैं वो लास्य और तांडव दोनों हैं। क्या ये डांस एक प्रकार से सोलो किया जाता है, ग्रुप में? सारे के सारे जो डांस हैं आजकल दोनों में किए जाते हैं, सोलो में भी किए जाते हैं, ग्रुप में भी किए जाते हैं, इसलिए इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ऑलमोस्ट नील है। लास्ट डांस इस डिस्कशन का है सत्रिया डांस। देखिए सत्रिया डांस जो है वो असम का डांस है। एक वैष्णव संत हुए थे जिनका नाम है शंकर देव। शंकर देव ने देखिए सोचा कि सभी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डांस अवेलेबल है, लेकिन असम का कोई डांस नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक खुद का डांस एक प्रकार से डिस्कवर किया जिसका नाम है सत्रिया डांस। असम का डांस है, सिल्क कपड़ों का यूज होता है, ये देखिए जो कपड़े हैं वो सिल्क कपड़ों का यूज होता है। और सुबह सुबह ये गाना गाया, सुबह सुबह डांस किया जाता है। तो जो गाना गाया जाता है साथ साथ में उसको बोर गीत भी कहते हैं। डांस करते वक्त जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है बोर गीत। और 15वीं शताब्दी में इस डांस को डिस्कवर किया गया था। और जो मेल मॉन्क्स डांस करते हैं उनको भोगत्स कहते हैं, भोगत्स। थोड़ा थोड़ा बंगाली टच है इसलिए भोगत्स कह देते हैं। और क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है, बस इतनी चीजें याद रखनी है। इस पे देखिए 2015 में इस पे क्वेश्चन आया था कि क्या ये डांस जो है वो वैष्णव मूवमेंट का पार्ट है, तो ये वैष्णव संत थे, तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है। क्या ये भक्ति मूवमेंट का पार्ट है? नहीं, ये भक्ति मूवमेंट का पार्ट नहीं है। इस प्रकार से चीजें आप इनडायरेक्टली इवोल्व कर सकते हो। ड्रामा या फिर थिएटर। ड्रामा या थिएटर डिस्कस करने से पहले एक रीजनल या फिर फोक डांस जो है चाउ डांस, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 3-4 साल पहले 26 जनवरी के मौके पर रिपब्लिक डे परेड पे इसे किया गया था, तब से काफी सुर्खियों में आया था ये चाउ डांस। मुख्यतः ये मेल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है। और देखिए ये मास्क लगा के किया जाता है, ये जो डांस किया जाता है चेहरे पे मास्क लगा के किया जाता है। और इसमें देखिए कई बार जो थीम्स होती हैं वो मिथोलॉजिकल भी होती हैं और नेचर की थीम्स भी होती हैं। जब हम मिथोलॉजिकल थीम्स की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें भी देखिए जैसे आपने कल देखा होगा कथकली डांस, जो कि केरला का डांस है, कथकली डांस, उसमें भगवान और शैतान के बीच में कन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है, यानी गॉड और एविल के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है। ठीक उसी तरह चाउ डांस में भी गॉड और एविल के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है
कि 3 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है। जो चाउ डांस है 3 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से इसके सब स्कूल हैं? देखिए जगह के नाम पे 3 सब स्कूल हैं। पहला जो है वो है सरायकेला, जगह का नाम है सरायकेला, झारखंड में एक ये जगह है सरायकेला, तो सरायकेला चाउ डांस पहला ये हो गया। दूसरा है पुरुलिया, पुरुलिया गैस कीजिए कहां पे है? पुरुलिया है वेस्ट बंगाल में, तो दूसरा सब स्कूल है पुरुलिया चाउ डांस। तीसरा है मयूरभंज, मयूरभंज जगह है उड़ीसा में, तो तीसरा जो इसका सब स्कूल है चाउ डांस का वो है मयूरभंज, उड़ीसा में है। तो ये तीनों सब स्कूल है चाउ डांस के, आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ड्रामास के बारे में। देखिए ड्रामास, प्लेस या थिएटर की बात करें तो प्राचीन काल में ही गुफाओं में या फिर सील्स पे ये जो डांस, जो ड्रामास थे या फिर थिएटर्स किए जाते थे, उसके अंश मिले हैं गुफाओं में और सील्स में। जो सबसे पुराने अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट कौन थे, तो अगर कोई पूछे, यूपीएससी पूछे, तो आपको बताना है भास। ये सबसे पुराने ड्रामेटिस्ट थे। आपने जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा काफी सारे प्लेस के बारे में, जैसे कालिदास ने लिखा था शकुंतलम, पूरा नाम है अभिजान शकुंतलम। या फिर आपने शूद्रक के उस प्ले के बारे में सुना होगा जो उन्होंने लिखा था मृच्छकटिकम। ये फेमस एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ते हैं मृच्छकटिकम या फिर अभिजान शकुंतलम, जो एक प्रकार से कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखें तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में भान पत्थर ये एक प्रकार से ड्रामा किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। ये जितने भी देखिए ये ड्रामास या फिर थिएटर्स हैं, उनमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये किए जाते हैं। स्टेज का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में क्या किया जाता है। ये देखिए बहुत सारे डांसेस हैं और बहुत डीप में जाना तो एक प्रकार से अनुचित होगा और यूपीएससी क्वेश्चन पूछती भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यह रहना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेट में ये ड्रामा किया जाता है। तो भान पत्थर याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है और मेनली फार्मर कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। ये देखिए फोटो में आपको दिख भी रहा होगा, ये फार्मर्स हैं, किसान हैं। और जो इसमें ड्रामा जो किया जाता है इसमें व्यंग्यात्मक एलिमेंट्स दिखे जाते हैं, यानी डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि टीका टिप्पणी की जाती है व्यवस्था पर, सरकार पर, या फिर किसी और एक प्रकार से जो भी चीज है, गवर्नेंस है, उसके ऊपर पे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है स्वांग, स्वांग या फिर सांग भी इसको कहते हैं, हरियाणा का ये ड्रामा है। इसमें देखिए मेनली नकल की जाती है, किसकी भी नकल की जाती है और इस पे भी टिप्पणी की जाती है। तो ड्रामा के साथ साथ म्यूजिक भी होता है इसमें। तो आपको 2-3 चीजें हैं वो याद रखनी है। सांग या फिर स्वांग किया कहाँ जाता है? हरियाणा में इसे किया जाता है। नकल की जाती है किसी की भी और म्यूजिक भी साथ साथ चलाया जाता है। अगला जो है वो नौटंकी, नौटंकी कहाँ किया जाता है? नौटंकी देखिए उत्तर प्रदेश का ड्रामा है। इसमें देखिए जो ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये है, दोहा या चौपाई आवश्यक रूप से होती है इसमें, तो ये याद रखिएगा इसमें। और जो आवाज होती है, डायलॉग्स होते हैं वो काफी तेज आवाज में होते हैं, हाई पिच होती है। अब देखिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आवाज तेज होती है या कम होती है और पिच हाई होती है या कम होती है, इन सब बातों पे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन बस ज्यादातर तो इसी पे बनते हैं कि कहाँ पे किया जाता है। नौटंकी यूपी में किया जाता है और ये भी ठीक ठाक बात है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे तो कि दोहा और चौपाई आवश्यक रूप से शामिल होती है इसमें। अकबर के द्वारा इसे प्रमोट किया गया था, ये याद रखिएगा। अकबर के द्वारा नौटंकी को प्रमोट किया गया था और कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स ने इसे बैन कर दिया था। नौटंकी को कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ये भी बात याद रखनी है। उसके बाद में देखिए आता है रामलीला। रामलीला तो देखिए वैसे तो पूरे इंडिया में की जाती है, लेकिन यूपी की रामलीला ज्यादा फेमस हो गई इसलिए यूपी का नाम लिख रखा है, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रामलीला का तो हमें पता ही है और तुलसीदास के द्वारा ये स्टार्टिंग इसकी की गई थी और तुलसीदास ने इसे लिखा था, तो इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा रामलीला पे। आगे देखिए रमन, ये इंपॉर्टेंट है। रमन उत्तराखंड का एक ड्रामा है। इसमें देखिए ये जो ड्रामा किया जाता है वहां के एक लोकल एक प्रकार से भूमियाल देवता है, उन पे आधारित, लोकल डीटी है भूमियाल देवता, उन पे आधारित ये ड्रामा किया जाता है। रमना उत्तराखंड में है। और उसके बाद में देखिए इसमें स्टोरीज बताई जाती है, भूमियाल देवता की स्टोरीज को इसमें बताया जाता है रमन में। और एक बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है रमन को, उत्तराखंड में इसे किया जाता है और रिलीजियस फेस्टिवल ये रहता है। बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे है मार्च। मार्च कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ये ड्रामा है मार्च और मेल डोमिनेटेड है। अब मेल डोमिनेटेड है या फीमेल डोमिनेटेड है, इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है, क्योंकि देखिए 25-30 डांस इंपॉर्टेंट है। अब सब में याद थोड़ी रखेंगे कौन सा मेल डोमिनेटेड है कौन सा फीमेल डोमिनेटेड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एक बार सुन लेंगे तो हो सकता है वहां पे याद आ जाए, ऐसा है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस देखिए डायलॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्च के। और मेनली देखिए इसको होली फेस्टिवल पे किया जाता है, होली के दौरान इस पे किया जाता है। आगे क्या है? आगे देखिए भावना। भावना है असम का ड्रामा। अब ये ईस्टर्न इंडिया के स्टार्ट हो गए। भावना असम का है और इसको देखिए शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शंकर देव के द्वारा आपने वो भी देखा होगा, सत्रिया जो डांस था, क्लासिकल डांस था सत्रिया, वो शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था। तो ठीक उसी तरह भावना जो ये ड्रामा है ये भी असम में शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला जो है वो है देखिए यात्रा। यात्रा वेस्ट बंगाल का फेमस ड्रामा है और चैतन्य का इन्फ्लुएंस मिलता है इस ड्रामा में, चैतन्य का। और इसमें देखिए कृष्णा की लाइफ पर आधारित कुछ ना कुछ दिखाया जाता है यात्रा में।
और एक काइंड ऑफ ये मूविंग थिएटर है, जगह जगह पे घूम घूम के इसे किया जाता है और अक्टूबर से जून के बीच में इसे किया जाता है। ठीक है, तो 3-4 बातें याद रखनी है। चैतन्य का इन्फ्लुएंस मिलता है, कृष्णा की लाइफ पर आधारित थीम होती है, घूम घूम के किया जाता है और अक्टूबर से जून तक का जो टाइम रहता है उस समय के बीच में इसे किया जाता है। अगला जो है वो है विदेशिया। विदेशिया बिहार का एक ड्रामा है और बिहारी ठाकुर के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। और स्पेशल फीचर इसका क्या है, फीमेल रोल भी जो है वो मेल के द्वारा किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मेल है या फीमेल है लिख रखा है यहाँ पे, जो इवन फीमेल के रोल हैं वो भी मेल के द्वारा किए जाते हैं। आगे क्या है, आगे है प्रहलाद नाटक। प्रहलाद नाटक देखिए जो ये ड्रामा है वो उड़ीसा का है और इसे 3 से 7 दिनों के बीच में कंप्लीट किया जाता है। लगातार ये चलता है, जैसे रामलीला 10 दिनों तक चलती है, वैसे ही जो ये प्रहलाद नाटक है 3 से 7 दिनों के बीच 3 से 7 दिनों के लिए चलता है। स्टोरीज क्या होती है, प्रहलाद की स्टोरी आपको पता ही होगा, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच की जो स्टोरी है उसको दिखाया जाता है इसमें प्रहलाद नाटका में, और काफी सारे कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ ये साउथ इंडिया के ड्रामाज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बुरा कथा। बुरा कथा ये एपी और तेलंगाना दोनों जगह पे किया जाता है और इसे जंगम कथा भी कहते हैं। जंगम कथा, रायसीमा का जो रीजन है वहां पे इसे जंगम कथा के तौर पे जाना जाता है, बुरा कथा को। और शिव वर्षिपर्स ये होते हैं, ये भी घूम घूम के एक प्रकार से कथा को सुनाते हैं और जो फिलोसफी है वो एक प्रकार से शिवा फिलोसफी है, सेविया फिलोसफी है, कुछ भी आप कह लीजिए। अगला जो है देखिए, हाँ ये याद रखिएगा, बुरा कथा को किया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में।